खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां 5 अगस्त को संगठन में फेरबदल हो सकता है। जिला अध्यक्षों और क्षेत्रीय टीम में बदलाव होना है। 30 से ज्यादा जिला अध्यक्षों का बदला जाना तय है। बीजेपी नेतृत्व क्षेत्रीय अध्यक्ष संघ के साथ 3 अगस्त को बैठक करेगा और जिलों से आए नामों के पैनल का दोबारा इस पर राय ली जाएगी। 5 अगस्त के बाद जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा। तो 24 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 5 अगस्त के बाद जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, बीजेपी 24 की तैयारी कर रही है, कुछ बदलाव भी किए जाने, जिला अध्यक्षों के नाम लगभग तय है, 5 अगस्त को सामने लिस्ट आ जाएगी। देखिए राजीव, निश्चित तौर से बहुप्रतीक्षित ये लिस्ट है और काफी समय से चला था कि ये लिस्ट आ जाएगी। ये भी कयास लगाया जाता है कि केंद्रीय संगठन में जो बदलाव हुए उसके बाद अब कुछ ही दिन में ये लिस्ट आ जानी चाहिए थी, पर माना जा रहा है कुछ आंशिक बदलाव अभी और बाकी हैं, जिनमें जो नाम आए हुए हैं, जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे जिला अध्यक्षों के लिए, उनमें जो नाम आए थे कुछ पे चर्चा होनी है और 3 तारीख को एक संघ के साथ एक बैठक भी होनी है भारतीय पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की। तो माना जाता उस बैठक के बाद कि ये जो लिस्ट है उसको जारी किया जाएगा। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। 4 से 5 तारीख को माना जा रहा है, उम्मीद लगाई जाएगी 5 तारीख को ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी और इसमें करीब 30 से अधिक जिला अध्यक्षों के बदलाव होंगे, नए नाम जोड़े जाएंगे, साथ ही साथ कुछ मोर्चों में भी बदलाव किया जाएगा। तो नई टीम भूपेंद्र चौधरी के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि जिस तरह से पूरा संघ, सरकार और संगठन तीनों ने अब कमर कस ली है 2024 के लिए, उसमें कोई कसर न रह जाए, इसको देखते हुए इस टीम के जो बदलाव है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मनीष, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो मिशन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में है कि 80 की 80 सीटें जीतनी है, उसके तहत हर तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि नीचे से लेके ऊपर तक का जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष या कोई भी नेता होगा, उसको कैसे चुना जाएगा, उसकी परीक्षा लेके वो कैसे, ताकि टारगेट को पूरा कर पाए। तौर से 80 का लक्ष्य है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 में 80 सीटें जीतने का वादा कर रखा है। तो ऐसे में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, भले ही चाहे वो सरकार हो, संगठन हो, भले ही संघ हो। आपको बता दें कि ये जो बदलाव होने इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 2 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं राजेश उत्तर प्रदेश में, एक क्षेत्रीय समीकरण और दूसरा जाति समीकरण। इन दोनों को साथ ही कोशिश की जाएगी। जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम देखते हैं कुछ जाटों को दिया सकता है, त्यागी समाज को आगे लाया सकता है, वहीं हम पूर्वांचल देखेंगे तो कुर्मी से आप देखेंगे तो जो बनास का जो एरिया है मुजफ्फरपुर, वहां पे आपको कुर्मी जिला अध्यक्ष आप देखने को मिल सकते हैं, पटेल जिला अध्यक्ष देखने को मिल सकते हैं। अवध क्षेत्र में आएंगे तो आपको श्रवण समाज से देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्रीय और जाति समीकरण है ये भी आपको उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ नए नामों पे भी चर्चा की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मोर्चे हैं, मोर्चों में बदलाव भी किया जाना है, तय है माना जा रहा है। तो एक तरीके से पूरी नई टीम होगी, जहाँ क्षेत्रीय जो बदलाव हुआ था, क्षेत्रीय संगठन में बदलाव हुआ था, वो भी अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे। तो निश्चित तौर से अब पूरी तैयारी है और जब टीम नई कह सकते हैं कि नई टीम भूपेंद्र चौधरी का ऐलान होगा और वो टीम 2024 के लिए जो मार्गदर्शन या जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है संगठन, केंद्रीय संगठन द्वारा, उस पर काम करती हुई नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 24 की तैयारी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अब अलग अलग समीकरण बना रही है, टारगेट सेट कर रही है, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और जिला अध्यक्षों की नई सूची आने वाली है। खबर दिल्ली से है, जहां सांसद बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला है और पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में सुनवाई आज है। पुलिस द्वारा दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई होगी और सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। तो बृजभूषण पर आज सुनवाई है और यौन उत्पीड़न का उन पर आरोप कई पहलवानों ने लगाया था। तो बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का यह मामला और पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में आज सुनवाई होगी। तो पुलिस द्वारा दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई होगी और बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का यह आरोप उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में देश के कई जाने माने पहलवान, उसमें कई महिला पहलवान भी थी, उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, कई गंभीर आरोप लगाए थे और बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, बृजभूषण को लेकर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तमाम पहलवानों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। 2 चरणों में ये धरना प्रदर्शन हुआ था। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है कि पॉक्सो के मामले में आज सुनवाई होने वाली है। पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई होगी। जो सत्र न्यायाधीश है छवि कपूर, वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगी। चूँकि पिछली बार भी जब पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो आपने देखा था कि किस तरीके से छवि कपूर ने सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस के जो कैंसिलेशन रिपोर्ट है उस पर जो पीड़ित थी, जिन्होंने आरोप लगाया था, जो नाबालिग पहलवान थी, उससे कहीं न कहीं ये पूछा गया है कि क्या आप दिल्ली पुलिस की जो ये कैंसिलेशन रिपोर्ट है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से कैंसिलेशन रिपोर्ट पर ही जो सत्र न्यायाधीश हैं छवि कपूर वो फैसला आज संभवतः सुना सकती हैं, यानी कि कहीं न कहीं बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल सकती है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ित की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि जब ये पूरा मामला चल रहा था तो ये इस पूरे मामले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया था। जो बयान पहले छेड़छाड़ का था उस बयान में बदलाव किया गया और कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह ने छेड़छाड़ नहीं बल्कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था और मैं मानसिक तनाव में आकर इस तरीके की मैंने शिकायत कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब बयान बदला पीड़ित महिला पहलवान जो कि नाबालिग महिला पहलवान है, उसके बाद ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया था और हाल ही में आपने देखा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी बृजभूषण शरण सिंह को राहत दी थी, यानी कि जमानत दे दी थी। ऐसे में आज भी जब पॉक्सो वाले मामले में जब सुनवाई होगी पटियाला हाउस कोर्ट में तो देखने वाली बात होगी कि कैंसिलेशन रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ बनाकर रखा है, क्या कुछ दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस। और सबसे बड़ी बात है कि पटियाला हाउस कोर्ट क्या बृजभूषण शरण सिंह को इस पूरे मामले में राहत देता है या नहीं देता है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जो पीड़ित परिवार है, जो नाबालिग महिला पहलवान है पीड़िता और जो उसके पिता है, उनका क्या कुछ बयान इस पूरे मामले में आता है, क्योंकि 1 अगस्त को ही यानी कि आज ही इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जवाब जो दाखिल करना था इस पूरे प्रकरण में। अगर हम बात करें पीड़िता को भी जवाब दाखिल करना था कि दिल्ली पुलिस का जो कैंसिलेशन रिपोर्ट है उस पर जो पीड़ित परिवार है उसका क्या कुछ सोचना है, क्या वो चाहता है कि इसी कैंसिलेशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए या नहीं किया जाए। इन सब तमाम विषयों को लेकर आज कहीं ना कहीं चर्चा सुनवाई होगी और दोनों ही पक्ष अपना दलील देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह को थोड़ी बहुत राहत मिली थी, ऐसे में पॉक्सो वाले मामले में भी बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल सकती है। हालांकि पूरी तरीके से ये फैसला जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट को देना है, जो सत्र न्यायाधीश है छवि कपूर उनकी। पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। जो राहुल गांधी आजादपुर मंडी अचानक सुबह पहुंच गए और सुबह 4 बजे दिल्ली की आजादपुर मंडी में राहुल गांधी पहुंच गए और सब्जी विक्रेताओं से, व्यापारियों और अन्य लोगों से उन्होंने बात की। सब्जियों के दाम पर उन्होंने बात की, चूंकि हाल ही में राहुल गांधी महंगाई को लेकर और खासकर चूंकि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था जिसमें एक सब्जी विक्रेता का जो दर्द है वो सुनाई दिया पूरे देश को, और उस वीडियो को राहुल गांधी ने भी उस पर कई तरह के कमेंट किए थे, उस वीडियो को पोस्ट किया था। और आज वो खुद उस सब्जी मंडी में पहुंचे सब्जियों के दाम जानने के लिए, उन व्यापारियों और उन दुकानदारों से, उन लोगों से बात करने के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं। अचानक आज सुबह 4 बजे वो यहाँ मंडी पहुंचे और इसी तरीके से लोगों से वो मिलते हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अचानक आजादपुर मंडी पहुंचे। और महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है वो 100 रुपए उसके दाम कम हुए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 मार्च के बाद से अब तक कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1680 रुपये हो चुकी है और कोलकाता में इसकी कीमत जो है वो अलग है। और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो ये कीमत जो है वो इसी तरीके से अलग अलग है, लेकिन ये थोड़ी राहत जरूर है। पीयूष, महंगाई लगातार बढ़ रही थी लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपये कम हुए, थोड़ी राहत। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मेरी आवाज अभी पीयूष तक नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे संपर्क हो, चूंकि लगातार महंगाई को मुद्दा बना के विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था, लेकिन यहां
थोड़ी सी राहत। पीयूष इस पे जानकारी ज्यादा देंगे। पीयूष, एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर जो है 100 रुपए सस्ता हुआ है, थोड़ी राहत महंगाई में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो महंगाई के मोर्चे पर सरकार ने थोड़ी बहुत राहत आम जनता को जरूर दी है और करीब 100 रुपये के आसपास जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके रेट में कमी आई है। यानी कि जो सिलेंडर देश की राजधानी दिल्ली में पहले करीब 1780 रुपये का मिलता था वो अब 1680 रुपये के आसपास मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि 4 जुलाई को ही हाल ही में इस पूरे सिलेंडर के अगर हम रेट में बात करें तो उसमें इजाफा हुआ था। उसके बाद से लगातार कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से आम जनता को राहत दी जा सके। हालांकि घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके रेट में ना इजाफा किया गया है ना ही उसमें कमी की गई है। यानी कि जो घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम थे वो उसी तरीके से यथावत रहेंगे, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम में थोड़ी बहुत कमी की गई है, करीब 100 रुपए की कमी की गई है। एक बड़ी राहत जरूर मिली है क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इसका असर आम जनता पे भी पड़ेगा। तमाम जो खाने पीने की चीजें खासतौर पर दुकानों में बनाई जाती है, होटलों में बनाई जाती है, उसके रेट में थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी अगर सिलेंडर के दाम कम हुए तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत राहत दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को जहां जहां पे इसके रेट में कमी आई है। क्योंकि कई शहरों में अगर हम बात करें तो 100 रुपए के आसपास की कमी हुई है, कई शहरों में 96 रुपए के आसपास की कमी हुई है। लेकिन एक राहत जरूर महंगाई के मोर्चे पर देश के लोगों को मिली है। लेकिन उम्मीद लोग यही जता रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर पर भी अगर रेट कम हो जाएंगे तो आम जनता को इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। बिल्कुल, और घरेलू सिलेंडर पे फिलहाल कोई बदलाव नहीं, लेकिन कमर्शियल में 100 रुपए की कम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है जहां कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग के 18 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आईजीआरएस और ग्रेजुएटी मामले में शिथिलता बरतने पर नोटिस दिया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक बैठक में शामिल न होने पर भी जवाब मांगा गया है। 10 बीएसए और 8 मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को यह नोटिस दिया गया है। अलीगढ़, चित्रकूट, वाराणसी, आगरा, आजमगढ़, मथुरा, गोरखपुर, झांसी के सहायक शिक्षा निदेशकों को नोटिस दिया गया है। और कई अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं। अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण नवनीत सहगल रिटायर हो चुके हैं और आईएएस श्रीश चंद्र वर्मा एसीईओ यूपीडा भी रिटायर हुए हैं। उमेश कुमार मिश्रा 2012, एडीएम एफआर चंदौली भी रिटायर हुए हैं और पीसीएस बबलू प्रसाद एडीएम प्रशासन सुल्तानपुर सेवानिवृत्त हुए हैं। खबर लखनऊ से है जहां शिक्षा मित्रों का मानदेय 2500 बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और राज्य सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,500 करने पर विचार कर रही है। उच्च स्तर पे इसको लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। पूरक बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में 1.48 लाख शिक्षा मित्र परिषदीय स्कूलों में है और 2017 में इनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया था। और केजीएमयू में होगी 1055 अस्पताल अटेंडेंट की भर्ती और केजीएमयू में मरीजों को और बेहतर इलाज मुहैया कराने की लिए कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। मरीजों को वार्ड में शिफ्ट करने में आसानी होगी। आईसीयू, वेंटिलेटर, बेड पे मरीजों की देखभाल में भी मदद मिलेगी और भर्ती का काम परिषद से मंजूरी मिल चुका है। फिलहाल आउटसोर्सिंग के आधार पर यह भर्ती होगी। और प्रदेश में जल्द होगी 3 बड़ी भर्तियां। यूपी लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा विज्ञापन। इसमें एपीएस, आरओ, एआरओ और कृषि विभाग में भर्तियां होंगी। अपर निजी सचिव और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी जल्द आवेदन होंगे। तो ज्ञानवापी पर चल रही अदालती लड़ाई के बीच यह मुद्दा एक बार फिर सियासी तौर पर गर्मा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर ज्ञानवापी को लेकर बयान दिया और सीधे शब्दों में इसे मस्जिद मानने से इनकार किया। सीएम के बयान के बाद जहां समाजवादी पार्टी और मुस्लिम उलेमा जुबानी पलटवार पर उतर आए हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी के दावे को सिरे से खारिज करना उचित है। ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी पर गरजे योगी, मस्जिद मानने से किया इनकार। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की खरी खरी।
ज्ञानवापी को मस्जिद कहना उचित नहीं। सीएम योगी ने बयान देकर सियासी हलकों में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी ने दो टूक कहा, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। और हमें लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। ऐसे वक्त में जबकि ज्ञानवापी का मुद्दा अदालती लड़ाई के दौर से गुजर रहा है, सीएम योगी के इस बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। इसके बाद समर्थन और विरोध दोनों के सुर सामने आने लगे हैं। करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और जो वहाँ चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, दिख रही हैं, और जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उन सब विषयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। सर्वे के होने के बाद जो सच्चाई सामने आया उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही ऐतिहासिक सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सबको स्वीकारना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। खैर, सियासत की बातें सियासतदान करते रहेंगे, मगर यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या सीएम योगी ने ये बातें तथ्यों के आधार पर की हैं या नहीं। बीते साल मई में कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कमीशन की कार्रवाई हुई। अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 6 और 7 मई को सर्वे की कार्रवाई हुई थी। इसके बाद 14 से 16 मई तक 3 एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था। इनमें कई तरह के धार्मिक चिन्ह, कलाकृतियां भी मिली। सूत्रों की माने तो मगरमच्छ का शिल्प, कमल और स्वास्तिक की आकृतियां भी देखी गईं। इस दौरान वजू खाने से शिवलिंग जैसी आकृति भी मिली, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने फवारा कहा। यानी सीएम योगी ने जो कहा कि वो पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा है। वैसे भी काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की मूर्ति का मुख मस्जिद की ओर है और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक शिवालय में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है। इस दलील को भी हिंदू पक्ष लगातार उठाता रहा है। हाल फिलहाल ज्ञानवापी पर अदालती रवैया क्या रहता है, ये तो बात की बात है, लेकिन सीएम योगी ने ये मुद्दा उठाकर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है, जिस पर आने वाले दिनों में सियासी तापमान भी यकीनन बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, और सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। इसमें डीजीपी एसीएस ओम, संजय प्रसाद और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर भी मौजूद रहे। और यहाँ पे कई लोग दूर दराज से पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर, शिकायतों को लेकर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना और उनका कुछ का मौके पर ही समाधान किया, जबकि कुछ को जल्द से जल्द अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। और अक्सर मुख्यमंत्री जब गोरखपुर जाते हैं तब भी इस तरह का जनता दरबार लगाते हैं और लखनऊ में भी लोगों से मुलाकात करते हैं, जनता दरबार लगा के उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और सीएम आवास पर ही लोग पहुंचे थे दूर दराज से अपने शिकायतों और समस्याओं को लेकर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना, शिकायतों को सुना, उनका समाधान यहां पे किया गया। और जल्द से जल्द कुछ अधिकारियों, कुछ समस्याओं को जल्द से जल्द उन्होंने कहा, कुछ अधिकारियों को जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए।
और अक्सर वो इसी तरह से गोरखपुर में भी जब भी जाते हैं तो सुबह सबसे पहले लोगों से मुलाकात करते हैं और लखनऊ में भी इसी तरह से लोगों की शिकायतों को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर पीलीभीत से है, जहां दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और दोषी ने यानी कोर्ट ने दोषी पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 26 दिसंबर 2020 के मामले में यह सजा सुनाई गई है। रेप के दोषी का नाम यानी जो अपराधी है उसका नाम नरेश लोधे बताया जा रहा है। 2020 में इसने एक बच्ची के साथ हैवानियत की थी और उसी मामले में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो 26 दिसंबर 2020 को इस मामले में यानी इस शख्स ने हैवानियत की थी और आज उसे के किए की सजा दी गई। खबर अमरोहा से है, जहां संदिग्ध हालात में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला गजरोला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।